सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली के सुल्तान और इसका तीसरा हिस्सा हम देखने जा रहे हैं। और इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन का समेकन, आश्रित वर्ग और राजनीतिक अस्थिरता, इक्ता और इक्तदार, मुक्ति का फर्ज, मुक्ति लोगों पर नियंत्रण, शहरों से दूर आंतरिक इलाकों का प्रशासन और करों के प्रकार। इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहली बात करते हैं खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत का प्रशासन, उसका विश्लेषण करेंगे। दिल्ली सल्तनत एक बहुत बड़ा साम्राज्य था और उसके समेकन या उसके नियंत्रण के लिए विश्वसनीय सूबेदार तथा प्रशासकों की जरूरत होती थी, जो ईमानदार हो, जो वफादार हो। और दिल्ली के जो आरंभिक सुल्तान थे, विशेषकर इल्तुतमिश की हम बात करते हैं, सामंत और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना पसंद करते थे, क्योंकि ये गुलाम वंशी शासक थे और इसीलिए अपने सामंत और जमींदारों के स्थान पर अपने ही गुलाम जो उनके वफादार होते थे उनको नियुक्त करना पसंद करते थे। और इन गुलामों को फारसी भाषा में बंदगा कहा जाता था और यह सैनिक सेवा के लिए इनको खरीदा जाता था। और बाद में उनको जैसे ही वो अपने खरीदी करते थे तो राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए उनको पहले प्रशिक्षित किया जाता था, उनको ट्रेन किया जाता था। बाद में जब वह गुलाम पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे तो वो वफादार बनते थे और इस तरह से यह गुलाम बाद में सुल्तानों को वफादार रहकर उनको सेवा देते थे। दूसरी बात करते हैं आश्रित वर्ग और राजनीतिक व्यवस्था। जो सुल्तानों पर या सम्राटों पर निर्भर होते थे उनका वर्ग देखिए। तो खलजी और तुगलक के शासनकाल में आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते थे, मतलब उसमें भेदभाव नहीं किया जाता। फिर वो आश्रित निम्न दर्जा के हो या कोई भी हो, उनको अवसर दिया जाता था। शुरुआत में गुलाम और आश्रित वर्ग के लोग जो होते थे वो मालिक को और संरक्षक के प्रति बहुत ही वफादार होते थे, मगर उसके बाद उनके जो उत्तराधिकारी शासक होते थे तो उनके प्रति यह वफादारी नहीं होती थी, ये गुलाम और आश्रित लोगों की। और फिर नए सुल्तानों के अपने खुद के नौकर होते थे। उच्च वर्ग के लोगों को यह गहरा धक्का लगता था। और फारसी के तवारीख के लेखकों ने दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की, क्योंकि वह निम्न वर्ग के लोगों को ऊंचे पदों पर बिठाते थे। गुलाम और आश्रित अपने मालिक और संरक्षक के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति वफादार नहीं रहते थे। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे और इसीलिए नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही जो नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग लोगों में नापसंद या उनको पसंद नहीं था। तवारीख के जो लेखक है उन्होंने भी कहा है, निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की उन्होंने कड़ी आलोचना की है, ये हम देख चुके हैं। आगे देखते हैं इक्ता और इक्तेदार क्या होते हैं। तो अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक शासकों ने सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया था, उसको बोलते थे इक्ता, और यह कहते थे इक्ता। और उनको संभालने वाले जो अधिकारी होते थे उनको कहते थे इक्तदार या मुक्ति। तो ये हो गए इक्ता, और उसको संभालने वाले जो व्यक्ति होते थे या अधिकारी होते थे उसको बोलते थे इक्तदार या मुक्ति। तो मुक्ति का कार्य क्या होता था या मुक्ति का फर्ज क्या होता है? पहली बात है कि उसका काम है सैनिक अभियान जब भी चलाएंगे तो उस सैनिक अभियान का नेतृत्व करना, और उसको जो इलाका दिया गया है जिसको हम इक्ता बोलते हैं उसमें कानून और व्यवस्था बनाए रखना। ये दो कार्य हो गए। तीसरा कार्य है उसका कि सैनिक सेवाओं के बदले इलाकों से राजस्व वसूल करना, और जो राजस्व की लोगों से वसूल की जाती थी और मिली रकम जो होती थी वो अपने सैनिकों को तनख्वाह में के रूप में देते थे। तो ये हो गए मुक्ति का कार्य जो सुल्तानों के प्रति सुल्तानों के लिए सेवा देते थे।
फिर मुक्ति लोगों पर नियंत्रण कैसे रखते थे? जो मुक्ति जो पद था, वह पद वंश परंपरा से न चले, इसका ध्यान रखा जाता था। तो मुक्ति पर नियंत्रण करने के लिए वह पद वंश परंपरागत न चले, इसका ध्यान रखा जाता था। थोड़े थोड़े समय के बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाता था ताकि उसके हित संबंध ना बने। और सुल्तान जो अलादीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन किया जाता था। और मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी की भी नियुक्ति की जाती, जिससे लेखा अधिकारी के माध्यम से उन पर नियंत्रण रखा जाता था। और इस बात का भी ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय किया गया जितना कर है उतना ही वसूले और तय संख्या के अनुसार ही अपने पास सैनिक रखे। इस तरह से उन पर नियंत्रण रखा जाता था। तो ये हो गए मुक्ति लोगों पर नियंत्रण करने के लिए सम्राट या सुल्तानों ने बनाए गए कुछ उनके नियम थे या योजनाएं थी। अगला मुद्दा है शहरों से दूर आंतरिक इलाकों का प्रशासन कैसा किया जाता था। और इसके लिए उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को अपनी सत्ता के आगे झुकने के लिए बाध्य कर दिया गया। भूमि के जो स्वामी होते थे, सामंत और अमीर जमींदार होते थे, इनको भी सत्ता के आगे झुकने के लिए बाध्य कर दिया है। और अलादीन खलजी के शासनकाल में तो भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। जो स्थानीय सामंत थे, सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया है। और इतना ही नहीं, वो खुद भी मतलब सामंत भी कर चुकाने के लिए बाध्य हो गए। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। और पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। इस तरह से सुल्तानों ने जो शहरों से दूर आंतरिक जो इलाका था उसका प्रशासन करने के लिए बड़े बड़े सामंत या अमीर जमींदार होते थे, ठीक है, इन पर नियंत्रण करने के लिए इस तरह से कदम उठाए। और उस जमाने में करों के प्रकार थे। कृषि पर कर लेते थे, उसको खराज कहा जाता था। खराज किसे कहा जाता है? जो कृषि से जो कर लिया जाता था उसे खराज कहा जाता था। और वह किसान की उपज का लगभग 50% होता था। 50% होता था। साथ साथ में अगर कोई किसान या कोई व्यक्ति मवेशियों का पालन करता है तो उस पर भी उसको कर देना पड़ता था। घर होते थे, घरों पर भी कर देना पड़ता था। तो ये हो गए करों के 3 प्रकार: खराज, मवेशियों पर कर, घरों पर कर। फिर देखते हैं दिल्ली सल्तनत और सुदूर प्रांत। सुदूर मतलब बहुत ही दूर जो प्रांत है। तो आगे देखते हैं कि उपमहाद्वीप का बहुत ही बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर था, क्योंकि बहुत ही कम इलाका जो भारत का आज का इतिहास आज का हिस्सा हम देखते हैं उसमें से बहुत ही कम इलाका सल्तनत के नियंत्रण में था, लेकिन बाकी उपमहाद्वीप का हिस्सा वह नियंत्रण के बाहर था। मैदानी इलाके के घने जंगलों वाले क्षेत्रों में सुल्तान की सेना नाकामयाब होती, क्योंकि उनको जंगलों में लड़ने की आदत नहीं होती। और इसीलिए स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों पर शासन जमा लिया और वहां अपना नियंत्रण कर लिया। जब भी अलादीन खलजी और मोहम्मद तुगलक इन्होंने साम्राज्य विस्तार करने की कोशिश की और इसीलिए उन्होंने वहां पर आक्रमण किया और वहां का इलाका अपने नियंत्रण में कर लिया, लेकिन कुछ समय के लिए, क्योंकि जैसे ही वो पीठ दिखाकर वापस लौटते थे तो ये इलाके के जो सरदार होते थे या प्रमुख होते थे वो फिर से अलादीन खलजी और मोहम्मद तुगलक का नियंत्रण से मुक्त हो जाते थे और अपने नियंत्रण में वो इलाका कर लेते थे। इसके साथ हम यही रुकते हैं और इसका अगला हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।